वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सविया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। बड़े ऐवान का जो बड़ा मुकाबला था, सेनेट चेयरमैन का आज इलेक्शन था और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर आज मुकाबला हुआ। और सुबह से ही इस बड़े मुकाबले के ऊपर कंट्रोवर्सीज भी सुबह से ही आ रही हैं। सबसे पहले कैमरों का मामला उठाया गया, बहुत सारे सवालात इस सेनेट इलेक्शन के ऊपर हैं। सुबह सबसे पहले कैमरों का मामला आया कि खुफिया कैमरे लगाए गए सेनेट इलेक्शन में, और उसके बाद ये 7 वोट रिजेक्ट हो गए, वो मामला उठाया गया। और अब से थोड़ी देर पहले एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है कि शायद अपनों ने ही इलेक्शन में अपनों को धोखा दे दिया। और क्या सूरत हाल बनी इस तमाम सेनेट इलेक्शन में, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे समर इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तज्जिया निगार है, जमील चिश्ती साहब सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद होंगे, फारूक अरशद साहब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इमरान सोहेल सीनियर सहाफी हैं, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले समर इकबाल भट्टी साहब की जाने आना चाहूंगी, ज्यादा तमहीद नहीं बांधती। समर इकबाल भट्टी साहब, किसने किसको धोखा दे दिया इस इलेक्शन में और किसके लिए अपसेट हो गया? ये देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जो एक पीटीआई ने बड़े स्टार्ट में जब सेनेट के अरकान मुंतखब हो रहे थे और उस वक्त ओपन बैलेटिंग की बात की थी और उन्होंने और पीडीएम ने उसको मुस्तरद कर दिया था, उसका नुकसान अभी बजाते खुद पीडीएम को उठाना पड़ा। और मेरे ख्याल में कि इसमें पीटीआई ने भी ये किया कि जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में देखा कि बड़े एक सीधे तरीके से चल के देखा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, उनके अपने अरकान ने भी उनके साथ कुछ मतलब वफा नहीं की, तो अब आके फिर उन्होंने भी वही वाला ट्रिक यूज किया कि ठीक है जी, अगर तो यहाँ पर स्टेट चलने वाला टाइम अगर नहीं है तो फिर हम भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो साजिद संजरानी साहब को इलेक्शन में जगह देना, उसका एक बड़ा मकसद भी यही था पीटीआई का, क्योंकि साजिद संजरानी साहब, जैसा कि सुबह एक बहस चल रही थी कि जी उनको शेख रशीद साहब ने उनको कहा है कि जी ये तो कोई रियासत का उम्मीदवार है, तो वो इसलिए कहा गया था क्योंकि साजिद संजरानी साहब के पर्सनल भी लिंक्स हैं लोगों के साथ। उनके कुछ इस तरह के लिंक्स हैं कि जो जिनमें लोग ये नहीं मैटर करते कि जी कुछ पीएमएलएन से है या पीटीपी से है या किसी भी अच्छा, समर इकबाल भट्टी साहब, एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और वो इसमें ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन को जब ये लगने लगा कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ले गई है और मौलाना भी कुछ ना कुछ इससे ले जाएंगे और हम पीछे रह गए हैं, तो फौरन ही एक मैसेज कन्वे किया गया अपने साथियों को और फिर ये अपसेट हुआ कि पहले सादिक संजरानी भी साहब भी जीत गए और फिर दूसरा भी डिप्टी चेयरमैन भी हुकूमत का ही मुंतखब हो गया, इसलिए कि लॉन्ग मार्च की तहरीक में जान डाली जाए और आगे पीडीएम जमातें जो हैं वो इकट्ठी रहें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये इतना अहम इलेक्शन था कि यहाँ पे पीडीएम को पता था, नून लीग को भी ये पता था, उनको जरदारी साहब ने पूरा कन्विंस किया हुआ था। अगर आपको याद हो, जब ये उनके जलसे चल रहे थे जलसे जुलूस, तो उस वक्त तक पीएमएलएन जो थी वो सेनेट के इंतखाबात लड़ने के हक में भी नहीं थी। लेकिन ये जरदारी साहब ने उनको कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग अगर इस तरह से आते हैं तो हम लोग अपनी जगह बना सकते हैं, हम लोग हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, और वो उस चीज में कामयाब भी हुए। जब सेनेट के इंतखाबात हुए और वहां पे आपने देखा कि शेख हफीज साहब, इसी तरह की यही पोजीशन थी कि उनके नंबर क्लियर थे, लेकिन जरदारी साहब ने जैसे भी किया, आप एक दफा ये भूल जाएं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, आप यही समझ लें कि उस वक्त भी नंबर गेम कुछ भी थी, लेकिन इंतखाबात में अगर एक ईमानदारी से भी हुए तो ये हो गया कि जी ठीक है जी, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए और वो हार गए। अब उनकी जीत के साथ पीडीएम को एक नई जिंदगी मिल गई थी, उनको दोबारा से एक जज्बा मिल गया था कि जी ठीक है जी, हम आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके, अब यहाँ पर भी आके अगर इनके साथ ये सोच रहे हैं, अभी तो चले हो गया ना कि संजरानी साहब जीत गए, एक दफा आप ये सोच रहे हैं कि जी संजरानी साहब की जगह पे इनके अगर गिलानी साहब जीत जाते तो फिर क्या होता? फिर मेरे हिसाब से ये पोजीशन होती है कि गवर्नमेंट के लिए इसके अलावा कोई हल ही न रहता कि गवर्नमेंट दोबारा आती और खुद को अवाम के सामने पेश करती और दोबारा इलेक्शन के लिए चली जाती। क्योंकि वो तो उनके पास तो पहले भी आप देखें ना, इतनी वाज़ेह एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कोई भी अपनी मर्जी से कोई तरमीम लाना चाहेंगे, कोई नया आइन पास करवाना चाहेंगे। ठीक है समर इकबाल भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अभी फारूक अरशद साहब की जानिब जाना चाहूंगी। फारूक अरशद साहब, मुस्तफा नवाज खोखर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि
तहरीके अदम एतमाद की जानिब चले जाएंगे हम और कानूनी फोरम्स को इस्तेमाल करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये प्रिजाइडिंग अफसर जो था ये हुकूमत का इत्तेहादी था और यूसुफ रजा गिलानी के वोटों को नाजायज तरीके से मुस्तरद करा दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ही ने ये इलेक्शन विन किया। क्या कहेंगे आप? ये आपकी एंड पे ना आवाज ब्रेक हुई है, मुझे जरा दोबारा प्लीज बात कीजिएगा, आखिरी मुझे आवाज समझ नहीं आई। जी जी, हम आपसे कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अब से थोड़ी देर पहले खिताब किया, उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर जो था वो हुकूमत का इत्तेहादी था और नाजायज तरीके से यूसुफ रजा गिलानी के वोटों को मुस्तरद किया गया और यूसुफ रजा गिलानी ही सेनेट के चेयरमैन है। देखें, ये जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे उस दिन वोट मुस्तरद हुए थे तो वो जायज था, और आज के ही मुस्तरद हुए हैं तो नाजायज है। देखिए उस दिन जो टिक लगाया गया था, आप टिक लगा दिया पीटीआई के कैंडिडेट के लिए तो वो मुस्तरद हो गया, हालांकि उस पर इंटेंशन तो क्लियर हो रही थी कि ये वोट पीटीआई को दिया गया है, लेकिन चूंकि एज पर लॉ वो रिजेक्शन में गया तो हमने मान लिया। अब जो उससे जीतने के लिए जो इनके रूल थे वो अपोजिट है और आज जो जिन रूल से हारे हैं वो नेगेटिव है, तो ये इनका रोना धोना चलता ही रहेगा ऐसे ही। बट पीटीआई इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, वो क्लियरली विन कर लिया पीटीआई ने, और ये रोते रहेंगे। अभी हमने डिप्टी चेयरमैन के लिए भी 54 वोट थे, वो वोट कहाँ से लगे दोबारा? अगर वो इनके वोट थे तो डिप्टी चेयरमैन को भी मिल जाना चाहिए थे इनको। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जमील चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है इमरान, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक नैरेटिव सेट किया गया ऑपोजिशन की जानिब से कि हमारे 7 वोट मुस्तरद हो गए हैं, जानबूझ के मुस्तरद कर दिए गए। दूसरी जानिब हमने देखा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट को उससे ज्यादा वोट मिल गए जितने हुकूमत ऑपोजिशन के अक्सरियत थी, उसके बावजूद वो अक्सरियत अकलियत में बदल गई और वोट ज्यादा हो गए डिप्टी चेयरमैन के। तो ये तो सारा नैरेटिव ही दफन हो गया, तो इसके वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए आज सारा दिन हम लोग बैठे रहे और इसी चीजों को देखते रहे कि किस तरह से आज मैं एक बात मानता हूँ, ठीक है वोट गलत का कॉस्ट हो गए। आप कहते हैं कि जी निशान यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा और वो ठीक लगा। अब ये बता दें कि क्या जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट था उसमें एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ, उस शिकस्त को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों ही भुखला चुके हैं, ना बिलावल को समझ आ रही है क्या कहना है और ना समझ आ रही है वहां पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कि क्या कहना है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो मौलाना फजल रहमान है ये क्या कहेंगे, इन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये तीनों चारों इकट्ठे बैठ सकते हैं? क्या इनमें इतनी जरूरत और इतनी हिम्मत और इतनी अखलाकी जो इकदार की ये बातें करते हैं कि लोग अखलाकी इकदार की बातें करें, तो ये क्या जवाब देंगे? सही। आप तो यूसुफ रजा गिलानी पे तो जवाब दे देंगे जी हम कोर्ट में चले जाएंगे, और भाई अफरीदी के बारे में क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे आप? बिल्कुल, तो ये सवाल जो है वो फारूक अरशद साहब की जानिब। जमील चिश्ती साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी पूछ लें। जी देखिए बात ये है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान का जो स्टांस है वो हमेशा से ये रहा है कि हमें लॉ मेकिंग करनी चाहिए जहाँ ओपन बैलेट हो, ये उसकी तरफ भी नहीं आते। और अब जब हारते हैं तो फिर रोना भी शुरू कर देते। इश्यू ये है कि 17 वोट पीएमएलएन के थे और 21 वोट थे पीपल्स पार्टी के, ये 38 वोट्स बनते हैं। इन्होंने अभी भी 44 लिए हैं, तो जो बाकी इनके साथ एलाइज थे वो इनके साथ नहीं रहे, उन्होंने पीटीआई को वोट दे दिए। सो सिंपल, इसमें कोई हाथ से नहीं हुई। जो अदर स्मॉलर पार्टीज हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ थी, वो एक्चुअली पीटीआई के साथ आ गई है। तो हम ये तो नहीं कह रहे, और बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ होगा कि पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी में से किसी ने पीटीआई को वोट दिया है। जो अदर स्मॉल ग्रुप है वो पीटीआई के साथ आए। जब ये देखा गया कि पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ ले गई है इस इलेक्शन से और मौलाना भी कुछ ले जाएंगे, तो फिर एक फौरी तौर पे एक मैसेज कन्वे किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और यकायक सारा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चिश्ती साहब से पूछा जा रहा है प्लीज, आप उस पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे कि 17 और 21 38 वोट्स बनते हैं पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के। अब ये 37 से ये 44 ले गए हैं, इनके साथ स्मॉल ग्रुप्स थे जो एलाइज थे, फजल रहमान को भी डाल लें तो इनके बन गए 5 सवाल जमील चिश्ती साहब से हमारा वक्त बहुत कम है क्योंकि पहले ही काफी जी आपका पॉइंट आ गया। जमील चिश्ती साहब की जानिब हमें जाने दीजिए। जी जमील चिश्ती साहब, आपको लगता है कि अपनों ने अपनों को धोखा दे दिया? नहीं, अपनों ने अपनों को धोखा तो नहीं दिया, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये अंडरस्टूड होता है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि
जिसकी गवर्नमेंट होती है 26% के करीब तो उसका मार्जिन होता है कि उन्हीं का उम्मीदवार आना होता है। सही। और उसके अलावा इससे जो सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें मेहनत काफी ज्यादा हुई थी। ठीक है। और जो चेयरमैन सेनेट है उनसे तो वो कह रहे हैं कि हम वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक। अच्छा जमील चिश्ती साहब, एक बयान भी हमने देखा था कि सामने आया शिबली फराज साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि नाइस प्ले नहीं करेंगे, अब हम जीत के दिखाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लगता है कि वो जीत गए हैं, अब ये उनका बयान उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? शिबली फराज साहब तो ये मुझे ये शर्मिंदगी होती है कि वो अहमद फराज साहब के बेटे हैं। अच्छा। तो वो तो उन्होंने तो इलेक्शन रिजल्ट आते ही कहा जी आज पीडीएम दफन हो गई। इस तरह तदफीन तो नहीं होती, एकदम दफन तो नहीं होता। ठीक है। अभी आखिरी सांसें भी नहीं चलती तो वो दफन भी कर सकते हैं। ठीक। ऐसे नहीं होता। ठीक। ये पोलिटिकल स्टेटमेंट है, इनकी कोई नियत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो लेकिन जो अच्छा ठीक है, लेकिन जमील चिश्ती साहब एक और ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने पूरी तरह मैनेज किया है इस इलेक्शन को। सही। और उसमें उन्होंने अपनी वो देखिए, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जी मिस बुखारी। बात यह है कि पीडीएम ने एक सेनेट की सीट जीत के, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग से, ये इस मुल्क में इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जो अपोजिशन है वो मेजोरिटी में आ गई है और सेनेट में भी जीत गए हैं, का नाम है, इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लेंगे, पंजाब की गवर्नमेंट को भी चेंज कर देंगे। तो ये बेसिकली इनके मुंह पे तमाचा है। पहले शाह साहब ने नेशनल असेंबली में वोट दिया, पहले से ज्यादा वोट दिए। जब प्राइम मिनिस्टर पहले इलेक्ट हुए थे तो 176 से अब 178 प्रोग्राम का वक्त इतना ज्यादा नहीं है, मैंने सारे मेहमानों का पॉइंट लेना, जमील चिश्ती साहब अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सके, उनको काइंडली उनकी बात मुकम्मल करने दीजिए। आप बात करने दें, वो कर रहे हैं बात, उन्हें करने दें बात। ठीक है, नहीं आप करें चिश्ती साहब बात करें। चिश्ती साहब इतना वक्त नहीं है, प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैंने अगले सवाल की तरफ भी जाना। जी देखो, बात यह है कि अब ये इन्होंने एक मुल्क में शोर डालना शुरू कर दिया था कि हम सेनेट में भी चेंज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी तरीके से बदलाव लेके आएंगे, पंजाब में भी लेके आएंगे। एक सीट जीतने से पैसे लगा के, रिश्वत लगा के, हॉस्पिटलिंग करके इन्होंने शोर मचाया था। अपोजिशन को सेनेट में भी कहा गया, पंजाब में मैंने आपका माइक बंद कर देना, आप प्लीज किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए, इतना वक्त नहीं है, मैंने आपका माइक बंद कर देना इस तरह से। जी जी जमील चिश्ती साहब बताइए। ये अब लॉन्ग मार्च भी होगा। ये सियासत में जो रवायत गंद पड़ी थी और शुरू में कहा जाता था कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जो इस गंदी पॉलिटिक्स को जो यहाँ हो रही है उसको खत्म करेंगे, लेकिन अब वो मेरा ख्याल है कि तरीके साहब उससे भी ज्यादा उस पॉलिटिक्स में आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका इंजाम जो है ना वो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा और ये धरना भी होगा और ये लॉन्ग मार्च भी होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा। समर इकबाल भट्टी साहब, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करेगी ऑपोजिशन, क्या करेगी हुकूमत? जी समर इकबाल भट्टी साहब। जी देखिए, इसमें एक चीज जरा इसमें नोट कर लीजिएगा कि पीएमएल-एन का पहले दिन से ये स्टैंड था, बल्कि अभी भी जब सेनेट के इंतखाबात हो भी रहे थे तब भी मियां साहब पीपी से ये कह रहे थे कि हमारा बेसिक जो एजेंडा था, हमारा बेसिक जो नैरेटिव था वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। सही। और हम लोग उससे हट रहे हैं, हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग सेनेट में जा रहे हैं, हम लोग, लेकिन अब आगे जब उनको पता, उन्होंने ये वाला पता इसलिए चला कि इनके अगर ये लोग जीत जाते हैं, गिलानी साहब जीत जाते हैं तो हुकूमत को ये वाकई टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन अभी अगर वो हार गए हैं तो अभी वापस वो अपने उसी एजेंडे के ऊपर आ जाएंगे। अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अब वो वापस दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश वापस से अपना वही पहला वाला जो उनका नैरेटिव था, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीक, उसकी तरफ वापस आ जाएंगे। जी इमरान, लास्ट कमेंट। मेरा ख्याल है कि अब कोर्ट्स खेला जाएगा और जो बिलावल ने आके बुज़दिलाना बयान दिया है ना कि हम कोर्ट में जा रहे हैं सुबह, तो भाई फिर एक काम कर लें, साथ आप पीटीआई को भी साथ लेके जाएं। वो कहेंगे हम भी कोर्ट में चले जाते हैं, साथ नून लीग को भी ले जाएं। आप सारे पहले खेलें, आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट में बता देना वहां क्या हुआ है। आपसे सवाल किया सहाफी ने, फौरन माइक खींच लिया यूसुफ रजा गिलानी ने। मतलब आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये सीधा जवाब दे सके। ठीक है, सीधा जवाब दे सके। फारूक अरशद साहब, कोई लास्ट कमेंट्स हैं आपके? देखिए, मैं तो
ये अगर सुबह कोर्ट में जा रहे हैं तो उनका हक है वो कोर्ट में जाएं, लेकिन बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं। और अगर ये अपने 7 वोटों को लेके रो रहे हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन की तरफ वो 7 कहाँ चले गए? 54 हमारे हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। जमील चिश्ती साहब, एनी लास्ट कमेंट्स? जी, आने वाले दिन बताएंगे कि ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत तेजी से तब्दीलियां आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पार्टी के अंदर भी आएंगी और मुल्क के अंदर भी आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समझबाल भट्टी साहब, सीनियर तजिया निगार, जमील चिश्ती साहब भी सीनियर तजिया निगार हमारे साथ मौजूद थे। फारूक अरशद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान सोहेल सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।